आज अपन राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास में कौन कौन से मत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता विघटित हो गई थी और मध्यकाल में आते आते जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है या राजपूत युग कहते हैं। अब राजपूत कौन थे? राजपूत कौन थे, इस मत पर विवाद है। अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। राजपूत जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 7वीं शताब्दी में ही मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। राजपूत संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, राजाओं को क्षत्रिय और कहीं कहीं उसने राजपूत लिखा है। चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न करके उसने योद्धा अथवा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। जैसा कि अपन जानते हैं प्राचीन काल के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय का जो मुख्य काम था वो ये था राज करना और अन्य 3 वर्णों की रक्षा करना, यानी समाज के जो प्रचलित नियम कानून कायदे थे उनकी रक्षा करना और राज्य करना, ये राजपूतों का अधिकार था। तो इन्हीं क्षत्रिय राजकुमारों के लिए कई जगह राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। और जब तक मुसलमान नहीं आए थे, यहाँ पर आक्रमण नहीं किया था, उससे पहले तक ये सारे के सारे क्षत्रिय कहलाते थे। मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही क्षत्रियों का बल टूट गया और ये कई राजा से सामंत बन गए और मुसलमानों के समय ही धीरे धीरे इन शासकों के लिए राजपूत या राजपूत शब्द काम में आने लगा। श्री ओझा जी लिखते हैं, मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रम से अस्त होने लगे और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, अतः वे स्वतंत्र राजा ने रहकर सामंत बन गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उन्हें राजपूत नाम का प्रयोग होने लगा। इस तरह से जो कुलीन क्षत्रिय थे यानी राज करते थे, राजपुत्र थे, उनको धीरे धीरे राजपूत नाम से जाना जाने लगा। अब इन राजपूतों किनकी संतान थी, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बातें इनके लिए कही हैं और उनमें जो सबसे पहला मत आता है वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान, कि जो राजपूत थे वो वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। जैसे कि वेदों में बताया गया है कि जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा, सभी वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है और मनुस्मृति में भी क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्म की बाहों से उत्पन्न हुए थे और इनका कार्य ये था कि निर्बल जो लोग थे उनकी रक्षा करना। लेकिन जैसे अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने अपना महत्व खो दिया और ये तीनों वर्णों की रक्षा नहीं कर सके, किंतु ब्रह्म की संतान होने की कहानी को महत्व प्राप्त होने लगा और दैविक शक्ति के सिद्धांत को दोहराया गया और इसी के कारण इन्हें जो वैदिक क्षत्रिय थे उन्हीं की संतान माना गया। इसके अलावा रामायण और महाभारत के काल के राम और कृष्ण के जो वंशज हैं वे भारतीय हैं और वैदिक आर्यों की संतान हैं। श्री ओझा जी तथा श्री वैद महोदय राजपूतों को भारतीयों की आर्यों की संतान मानते हैं। यानी ये जो दोनों विद्वान हैं, ये श्री ओझा और श्री वैद, ये कहते हैं कि राजपूत भारतीय आर्यों की संतान हैं। उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह, जो प्राचीन क्षत्रिय थे उन्हीं की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा किया करते हैं
प्राचीन आर्यों की भांति ही यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास है। उनका जो शारीरिक गठन है वो सुडौल है, लंबी नाक, लंबे सिर, ये सब से ये प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। और क्षत्रियों ने जो वैदिक सभ्यता थी उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। इससे भी ये साबित होता है कि ये क्षत्रियों की संतान थे, वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। अगर ये वैदिक क्षत्रियों की संतान नहीं होते तो वैदिक नियम और वैदिक जो आचरण था उसका पालन नहीं करते, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देते। अग्निकुंड से उत्पत्ति, दूसरा जो मत है वो है कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। तो चंद्रप्रदायी ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। और उन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन जो दैत्य थे वो उनके धार्मिक अनुष्ठान को अपवित्र कर देते थे। इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जिनमें परमार, चालुक्य और प्रतिहार थे। उसके बाद में जब ये भी रक्षा नहीं कर पाए तो वशिष्ठ ने एक चौथा क्षत्रिय उत्पन्न किया जो चौहान था। इस प्रकार ये माना जाता है कि आबू पर्वत पर अग्निकुंड से परमार, चालुक्य और प्रतिहार, चौहान जो राजपूत वंश है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। परवर्ती जो चारण और भाट थे उन्होंने इस उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इसको दोहराया है, इसलिए ये मत भी प्रचलित है। लेकिन वर्तमान में हम ये नहीं मान सकते कि अग्निकुंड से इस तरह से कोई पैदा हो सकता है। तो इसका अर्थ ये लिया जाता है वर्तमान में कि जो लोग अपवित्र हो गए थे या जो लोग विदेशों से आए थे, शक, हूण, सीथियन, कुषाण और जो अन्य युचि जाति के लोग थे भारत में आ गए थे या किसी तरह से वो अपवित्र हो गए थे, तो उन्होंने हवन कुंड द्वारा उनकी शुद्धि की गई, अग्नि के द्वारा उनकी शुद्धि की गई और पुनः उनको राजपूतों में शामिल कर लिया गया। इस तरह से जो अग्निकुंड से उत्पन्न होने की बात है उसमें ये तर्क ज़्यादा अपना महत्व रखता है कि इससे जो लोग दूसरी तरह से अशुद्ध हो गए थे या पवित्र हो गए थे उनकी पवित्रता वापस लाई गई और उन्हें राजपूतों के अंदर या जो दूसरे लोग थे, शक्तिशाली थे, उनको अग्निकुंड यानी अग्नि से पवित्र करके राजपूतों के अंदर स्वीकार कर लिया गया। जो अगला मत है वो है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो डॉक्टर भंडारकर ने ये कहा है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से भी है। और जैसे जोधपुर के प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश का बताया गया है, इनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ मुनि ऋषि की संतान थे। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कुछ राजपूतों ने अपने ब्राह्मणों के गोत्रों को अपना लिया था और ब्राह्मण उस समय आराध्य होते थे, उनका समाज में महत्व था। तो कुछ राजपूतों ने ब्राह्मणों को अपना लिया और कुछ विद्वानों ने ये इस आधार पर कहा है कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मणों की संतान थे। इस मत को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, श्री ओझा ने भी स्वीकार किया है कि कुछ राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे। क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति, अनेक विद्वान ये मानते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण था उनसे उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय वर्ण के बाद में भी राजपूतों के जो आसपास जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे राजपूत कहा जाने लगा, जो उनके पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे और वो वर्तमान में रावणा राजपूत के नाम से प्रचलित हैं। जो अगला मत है वो है सूर्य और चंद्रवंशी। अपने आप को उच्च वंश का बताने के लिए राजपूतों ने सूर्य और चंद्रवंशी बताया है अपने आप को। जो भगवान राम के वंशज थे, रघुवंशी थे, उन्होंने कहा है कि वो सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे। सिक्कर जिले में हर्षनाथ मंदिर के प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इस प्रकार ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त होते हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया गया है। वेदव्यास ने भी सूर्य पुत्र व्यवस्थ मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं के नाम का उल्लेख किया है। अग्नि पुराण में यह कहा गया है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लव कुश के जो वंशज थे, राजपूत वंशज थे, और ये सूर्य और चंद्रवंशी यानी कृष्ण, राम और लव कुश के जो वंशज राजपूत हैं वो सूर्य और चंद्रवंशी
राजपूत हैं। अगला जो मत है वो विदेशियों की संतान। तो विशेष करके जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने ये लिखा है कि जो राजपूत थे वो विदेशियों की संतान थे। जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज थे, और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कहा है कि जितने भी प्राचीन काल में विकसित सभ्यताएं थी वो सारी की सारी, इन सभी का जो विकास है वो मध्य एशिया से हुआ। इसलिए ये भी जो राजपूत थे वो विदेशी थे। इसके अलावा भारत के अंदर जो लोग आए, यूनानी, शक, हूण, कुषाण, ये सभी विदेशी जातियाँ मध्य एशिया से आई, और यहाँ आकर इन्होंने राजपूत जो जाति है उसको स्वीकार कर लिया या राजपूतों में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से वो ये कहते हैं राजपूतों में जो कुछ रिवाज हैं वो भी शक, हूण, सीथियन से मिलते जुलते हैं। तो विदेशी इतिहासकारों ने ये कहा है कि राजपूत विदेशियों की संतान थे, लेकिन जो सच है वो मिला जुला है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि राजपूत की उत्पत्ति किससे हुई, क्या ये पूरी तरह से वैदिक आर्यों की सभ्य संतान थे, या अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, या सूर्य या चंद्रवंशी थे, या क्षत्रियों की संतान थे, या ब्राह्मणों से उत्पत्ति का इनका सिद्धांत है, या क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। जो सच है वो सभी से मिला जुला है। यानी जो भी राजा राज्य करते थे और कैसे भी सत्ता में आ गए, धीरे धीरे वो सारे राजपूत कहलाने लगे। राजपूतों ने जो मुख्य बात है वो ये है कि राजपूतों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी अपूर्व वीरता प्रदर्शित की। यानी राजपूतों ने जो वैदिक सभ्यता थी उसकी रक्षा के लिए कार्य किया। अगर ये विदेशी जातियों की संतान होते तो कभी भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखाते। अपने जानों की जो बाजी है, अपने प्राण का जो उत्सर्ग वो नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यानी ज़्यादातर जो राजपूत हैं वो भारतीय आर्यों की संतान हैं। अगर वो आर्यों की संतान नहीं होते तो उनकी जो सभ्यता और संस्कृति थी उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाते। लेकिन उनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने भी उन्हें आत्मसात कर लिया। वो राजपूत हो गए। किंतु ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अमुक राजपूत किसकी संतान है। विद्वान कानूनगों ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति युग में नहीं चल सकती। यानी अभी हम ये नहीं मान सकते कि अग्निकुंड से भी कोई उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जैसे कि अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे जो लोग भारत में आए उनको राजपूत जाति में मिलाने के लिए अग्नि से पवित्र किया गया, हवन किए गए, और उसके बाद में राजपूत जाति में उनको मिला लिया गया, जिसे अग्निकुंड से उत्पत्ति माना जा सकता है। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है, और राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। इसलिए विभिन्न मत होते हुए भी जो स्वीकार करने योग्य मत है, या जो ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, वो ये मानते हैं कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। यानी उन्हीं लोगों को धीरे धीरे राज्य करने के कारण राजपुत्र से धीरे धीरे वो राजपूत के अंदर बदल गए। धन्यवाद।